हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूँ आसिफ और आज के इरिगेशन की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा, जो हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज को पढ़ रहे थे। तो एक्चुअली हम डिस्कस कर रहे थे कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज की कौन कौन सी विधियाँ हैं, किस किस तरह से हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। और उससे पहले हमने जाना था कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने की हमें ज़रूरत क्यों होती है और किस तरह से हम उसको वाटर टेबल को ऊपर बढ़ा सकते हैं, ताकि वहाँ पे जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे ह्यूमन लाइफ की एग्जिस्टेंस की बात हो या फिर इरिगेशन या फिर कल्टीवेशन की बात हो, तो वहाँ पे बगैर किसी प्रोडक्टिविटी को हार्म पहुँचाए हुए और एग्रीकल्चर मेनली हम आसानी से कर सकें, इसलिए हमें वाटर टेबल को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत रहती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो अब जो हमारा मेथड एक्चुअली रहेगा वो है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन सरफेस सब सरफेस मेथड्स। किस तरह से करते हैं? डायरेक्ट बेसिन और परकुलेशन टैंक विद पिट शाफ्ट। एक बेसिन बनाएंगे, परकुलेशन टैंक, और जिसमें क्या होगा, एक पिट होगी और वॉल्स वेल्स होगी। क्या है ये? पहले देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड। सतही जल स्रोत से इंड्यूस डिचार्ज फ्रॉम सरफेस वाटर सोर्स। ये कृत्रिम रिचार्ज की अप्रत्यक्ष विधि है, जिस जलभृत जलभृत कैसे कहते हैं, एक लेयर को भी समझ सकते हैं, एक सॉइल लेयर को। जिस जलभृत का रिचार्ज करना हो उसमें एक पंपिंग वेल बनाकर उससे पंप द्वारा पानी खींचा जाता है। तब कुएं से पंप करने पर पानी के जल तल में कोन ऑफ डिप्रेशन बन जाता है, इस तरह का। जो हमने इससे पहले जो यील्ड ऑफ वेल पढ़ा था, कोन ऑफ डिप्रेशन किस तरह से बनता है। इस तरह का, जैसे अगर ये कोई वेल है तो ये जो पानी वाटर लेवल इसको जो आसपास से प्रोवाइड होता है तो वो कुछ इस तरह की शेप में होता है। पास का पानी सबसे कम रहता है, उससे पास का उससे थोड़ा ऊपर, फिर ये जो एक शेप ले लेता है तो इसको बोलते हैं कोन ऑफ डिप्रेशन। क्योंकि ये जलधारी परत सतही स्रोत जैसे नदी कोन ऑफ डिप्रेशन बन जाता है। चूँकि ये जलधारी परत सतही जल स्रोत जैसे नदी आदि से जुड़ी होती है, इसलिए नदी का पानी रिस कर बहता हुआ कुएं की ओर आने लगता है। इस प्रकार नदी का पानी जलभृत से होकर बहता हुआ पंप द्वारा बाहर प्राप्त कर लिया जाता है। इस विधि में पंप की प्राप्ति यील्ड में प्राप्ति होती है तथा जलभृत के कृत्रिम रिचार्ज में कोई वृद्धि नहीं होती। इस प्रकार विधि का सबसे बड़ा लाभ ये है कि सतही जल स्रोत का पानी जलभृत से होकर तथा पंप द्वारा ये बाहर प्राप्त कर लिया जाता है। इस पानी की गुणवत्ता क्वालिटी अच्छी होती है। नदी, झील अथवा जलमग्न क्षेत्र से अधिक मात्रा में पानी प्राप्त करने के लिए स्रोत के पास कलेक्टर बनाए जाते हैं। इन कुओं से पंप द्वारा पानी निकाल लिया जाता है। दिल्ली में यमुना किनारे तथा गुजरात, तमिलनाडु एवं उड़ीसा के कुछ स्थानों पर ये कुएं बनाए गए हैं। कम लिफ्ट तथा
अधिक विसर्जन के कारण ये कुएं प्रारंभिक लागत अधिक होते हुए भी ट्यूबवेल की तुलना में मितव्ययी होते हैं। इस तरह से देखें। एक्वीफर मॉडिफिकेशन क्या है? इस विधि में जलभृत का संशोधन जल के संचय एवं संचरण की क्षमता के लिए किया जाता है। इन संशोधनों से जलभृत की प्राकृतिक एवं कृत्रिम रिचार्ज क्षमता बढ़ जाती है। इसके लिए मुख्य दो विधियों को उपयोग में लाया जाता है, बोर ब्लास्टिंग है और दूसरा है हाइड्रो फ्रैक्चरिंग। ये विधि कठोर क्रिस्टल युक्त मृदा स्तर के लिए उपयुक्त है। प्रथम ऐसे स्थलों की खोज की जाती है जहां जलभृत में पानी की सीमित मात्रा ही होती है, जिससे ये गर्मी तथा सर्दी के महीनों में सूख जाती है। फिर इसमें विस्फोटक पदार्थ भरकर ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे वहाँ काफ़ी रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है। इसी में पानी संचित होता रहता है। देन है हाइड्रो फ्रैक्चरिंग। कठोर पत्थर की चट्टानों की द्वितीय सेकेंडरी पोरोसिटी बढ़ाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम कई बोरवेल बना लिए जाते हैं। फिर इसमें उच्च दाब पर पानी भेजा जाता है। इस उच्च दाब के कारण इन कुओं के पत्थर में बनी प्राकृतिक दरारें और चौड़ी और गहरी होती जाती हैं, जिससे फलस्वरूप इन चट्टानों का संपर्क इन बढ़ी हुई दरारों के माध्यम से परत की जलधारी परत से हो जाता है। इस प्रकार कई स्थानों पर ऊर्ध्वाधर दरारें उत्पन्न हो जाने पर जलधारी परत का संपर्क सतही जल स्रोत से हो जाता है, जिसके कारण ही जलधारी परत का रिचार्ज हो जाता है। फ़ायदे देखते हैं, जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के फ़ायदे हैं, किस किस तरह से हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है। पहला पॉइंट क्या है? भौम जल पुनर्भरण के लिए किसी बड़ी संरचना की आवश्यकता नहीं होती। जो भी संरचनाएं बनाई जाती हैं छोटी तथा कम खर्चीली होती हैं। इनके द्वारा कुओं तथा हैंडपंप से अधिक जल प्राप्त किया जा सकता है। सतह जल भंडारण से होने वाली हानियों की तुलना में कृत्रिम रिचार्ज द्वारा भौमजल भंडारण में बहुत कम हानि होती है। अत्यधिक वर्षा से फसल का नष्ट होना तथा बाढ़ आ जाना जैसी घटनाओं की तरह भौमजल भंडारण के भौमजल रिचार्ज से भौमजल में हानिकारक रसायन व सांद्रण कम हो जाता है, जिससे इसमें क्षेत्रीय जनता को विस्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती। भौमजल स्तर ऊंचा हो जाने के कारण पानी को भू सतह तक उठाने में व्यय का खर्चा नहीं आता। कुओं की सिंचाई में बहुत कम और औजार प्राप्त होते हैं। देखें, आप जानते हैं कि ट्यूबवेल वगैरह जो हैं वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है वाटर को लिफ्ट कराने का, और जो काफ़ी कॉस्टली है। और वो
जितना गहरा आप बोरिंग होगा उतनी ही उसमें ज़्यादा कॉस्ट भी लगेगी, और जो दूसरी मटेरियल है वो भी लगेंगे। और लेकिन दूसरी जगह उसके बरक्स अगर वाटर टेबल हमारा सही ऊंचाई पर होता है तो हमें कम अमाउंट लगाकर भी उस पानी को हम यूज़ कर सकते हैं, और जिससे वो अफोर्डेबल भी रहेगा। ये भी उसका एक फ़ायदा होगा। वर्षा ऋतु में ये जलभृत वर्षा जल का रिचार्ज द्वारा भंडारण कर लेते हैं। इनका प्रयोग शुष्क मौसम में किया जाता है। डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज वाटर लॉगिंग का इशू हो सकता है। देखें, वित्तीय प्रोत्साहन कानून एवं नियमों के अभाव में जल निकास कुओं की देखभाल के लिए भूस्वामियों को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिल पाता, जिससे ये कुएं अंत में भौम जल को प्रदूषित करते हैं। खेती हर भूमि एक सड़क की सतह का अपवाह सीधे ही इंजेक्शन वेल के द्वारा भौम जल में चला जाता है, जिससे भौम जल प्रदूषित हो जाता है। अधिकतर सतही जल उपचारित नहीं किया जाता, इसे बिना उपचार के ही भौम जल में रिसने दिया जाता है। कई बार ये ऐसा होता है कि चाहे वो कितना भी जो सरफेस वाटर है, अगर वो ज़्यादा कॉन्टेमिनेटेड है या फिर ज़्यादा प्रदूषित है तो कुछ हद तक तो उसका पर्कुलेशन के द्वारा फिल्ट्रेशन हो जाता है, लेकिन उसकी क्वालिटी वो नहीं रह पाती जो एक्चुअली ग्राउंड वाटर की कंसीडर की जाती है, जिसके नतीजे में मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। एक तो एग्रीकल्चर के लिए भी जो सब्सटेंस है उनमें ऊपर नीचे हो सकता है, और फिर जो दूसरा जो इको सिस्टम है, जो लाइफ है, उनकी भी मसला हो सकता है। पर्याप्त मात्रा में भौम जल का रिचार्ज न करने पर ये युक्तियाँ मितव्ययी नहीं रहती। जल रोक बंद बनाते समय फसल व उपजाऊ मिट्टी के विस्थापित या नष्ट होने की संभावना रहती है। अब देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग को। रेन वाटर हार्वेस्टिंग असल में कुछ इस तरह का एक तरीक़ेकार है कि जिसमें जो रेन वाटर होता है एक्चुअली उसको हम एज ए ग्राउंड वाटर के तौर पर रिचार्ज कर लेते हैं। चाहे अगर किसी हाउस होल्ड की रूफ पर जितनी अमाउंट का जो बारिश का पानी है, उस एक तो क्या होगा, अगर हम उसको यूज़ नहीं करेंगे वो बहता हुआ या नदी नालों में चला जाएगा या फिर दूसरी तरह से वेस्ट हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि हम उस पर्टिकुलर रूप पे जो पानी गिरा है उसको हम एज ए ग्राउंड वाटर के रिचार्ज के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो देखते हैं, वर्षा जल को एकत्र करना एवं भूतल पर टंकियों में भंडारण करना अथवा भौम जल में फिल्टर करके पहुंचा देना ही जल संचयन कहलाता है। क्या बोल रहे हैं, जैसे कि अभी हमने बात की, या तो हम उसको कलेक्ट कर लें और कलेक्ट करके किसी भी तरह से
फिल्ट्रेशन के थ्रू, चाहे कोई बेसिन हो उसके थ्रू ग्राउंड वाटर में उसको पहुंचा दें। तो देखें, इसके दो एक्चुअली मेथड हैं। एक है सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग और दूसरा है रूट टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा का जल या तो सतही भंडारण टंकियों में भविष्य के लिए एकत्रित कर लिया जाता है तथा इसे बालू एवं बजरी के माध्यम से, जैसे आपने देखा होगा जो ग्रेविटी फ़िल्टर होते हैं उसमें ग्रेविटी फ़िल्टरों में ग्रेवल का यूज़ किया जाता है, फ़िल्टर करके भौम जल में पहुंचा दिया जाता है। बालू भी फ़िल्टर यूज़ हो सकता है। वर्षा जल को किसी भी प्रकार बहकर नालों व नदियों में नहीं पहुंचने देना चाहिए, क्योंकि ये नदियों से होकर समुद्र में मिल जाता है और समुद्र का पानी हम पीने लायक नहीं होता, और ना ही क्योंकि उसमें जो अल्कैलिनिटी है, जो लवणता है वो ज़्यादा रहती है, उसके लिए एग्रीकल्चर में भी यूज़ नहीं कर सकते और हमारे किसी काम में भी नहीं आ पाता। टंकियों में इकट्ठा हो जाएगा तो ये है कि हम उसको अपने काम में यूज़ कर सकते हैं, बागवानी कर लें, चाहें सिंचाई के काम में ले लें। अब देखें क्या है। सरफेस रन ऑफ वाटर, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस विधि में बड़े सार्वजनिक एवं प्राइवेट छतों की भवनों की छतों पर वर्षा जल एकत्र करके वर्षा जल पाइप के माध्यम से भूतल पर लाया जाता है, जहां से ये क्षैतिज पाइप लाइनों के द्वारा भौम जल रिचार्ज सिस्टम में भेज दिया जाता है, जहां से ये फ़िल्टर होकर भूजल में मिल जाता है। घटक हैं इसके, वर्षा जल के मुख्य घटक इस प्रकार हैं। नंबर 1 क्या है? कैचमेंट। कैचमेंट कहते हैं जो पूरा एरिया जहाँ पे पानी आने वाला है। ट्रांसपोर्टेशन, फर्स्ट फ्लश और फिल्टर। कैचमेंट देखते हैं क्या है। ये भवन का वो क्षेत्र है जिस पर वर्षा का पानी सीधे गिरता है और वर्षा जल पाइप से होता हुआ भौम जल रिचार्ज के लिए उपलब्ध रहता है। जल संग्रह क्षेत्र कहलाता है। इसके अंतर्गत छत, आंगन और खुला मैदान आदि आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, छत के वर्षा जल का परिवहन डाउन पाइप के माध्यम से होता है। इसके बाद ये क्षैतिज दिशा में बिछाए गए पाइपों अथवा नालियों के माध्यम से भंडारण भौम जल रिचार्ज सिस्टम में चला जाता है। वर्षा जल को छत से वांछित स्थल पर ले जाने के लिए जिन पाइपों अथवा नालियों का प्रयोग किया जाता है वे ही परिवहन माध्यम कहलाते हैं। प्रायः पीवीसी पाइप, एचडीपीई पाइप के बने होते हैं। ये पाइप पराबैंगनी विकिरण रोधी होने चाहिए। छत पर प्रत्येक डाउन पाइप के शीर्ष पर निम्नलिखित पदार्थों को अलग करने के लिए एक तार की जाली लगा देनी चाहिए। फर्स्ट फ्लश, प्रथम वर्षा में अम्ल एवं प्रदूषकों की मात्रा बहुत अधिक होती है। इस कारण ये भौम जल में जाने से रोकना आवश्यक है। अतः पहले डाउन पाइप के निचले सिरे पर प्रथम वर्षा जल को अलग करने की युक्ति लगा देनी चाहिए। ऐसा करने से प्रथम वर्षा के द्वारा छत पर
एकत्र हुए प्रदूषक पदार्थ, धूल आदि भी साफ हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही प्रथम फ्लश कहा जाता है। फिल्टर मीडियम देखते हैं। परिवहन मापन पाइप से मिलकर वर्षा जल सीधा फिल्टर पर गिरता है और अच्छी तरह से फिल्टर होने के साथ ही ये रिसकर भौम जल में चला जाता है। फिल्टर मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं। ग्रेवल फिल्टर होता है, इसमें ईंट का एक बेलनाकार सेल बनाया जाता है। इसके आधार पर कंकड़ की परतें बिछाई जाती हैं। प्रत्येक परत के ऊपर एक तार की जाली रखकर इसे दूसरे परत से अलग रखा जाता है। चारकोल, ये स्थल पर ही पीवीसी ड्रम में 25 सेंटीमीटर मोटी चारकोल तथा 10 सेंटीमीटर मोटी बजरी की परत डालकर बनाया जाता है। प्रत्येक परत की विभाजक तह पर तार की जाली बिछाई जाती है। चारकोल फिल्टर में ड्रम का निचला सिरा खुला होता है। इससे पानी फिल्टर होकर भौम जल तल में चला जाता है। ये फिल्टर यहाँ पे दिखाया गया है। पीवीसी फिल्टर देख सकते हैं आप। ये फिल्टर 1 से 1.5 मीटर लंबे पीवीसी पाइप से बना होता है। इसका व्यास छत के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। 150 स्क्वायर मीटर तक क्षेत्रफल के लिए 150 mm व्यास का पाइप लिया जा सकता है। इसे चित्र अनुसार बजरी तथा बालू से भर दिया जाता है। प्रत्येक परत के फलक पर तार की जाली लगा दी जाती है। सैंड और ग्रेवल स्पंज फिल्टर, ये एक साधारण व आसान प्रकार का फिल्टर है। इसमें एक ड्रम के मध्य भाग में स्पंज गाइस क्या होता है, आपने देखा होगा, जो एक्चुअली वो जो चीज़ें सोखने वाला, इसको भी कहते हैं। स्पंज रखकर फिल्टर बना लिया जाता है। पानी स्पंज से होकर छनता रहता है, इसमें से गिरता रहता है। अब देखते हैं, जो कोई ग्राउंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रिचार्ज पिट है, हमने एक गड्ढा खोदा है, वो क्या करेगा, वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज का काम करेगा। जब वर्षा का पानी उसमें आएगा तो उसमें कलेक्ट हो जाएगा, और उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से करते हैं देखते हैं। इसके निर्माण के लिए विभिन्न माप की रोड़ी तथा मोटी बालू की आवश्यकता फिल्टर माध्यम बनाने के लिए होती है। इसके अलावा ईंट चिनाई हेतु ईंट, सीमेंट, बालू आदि की आवश्यकता होती है। रिचार्ज वेल के लिए पीवीसी पाइप, स्टेनर पाइप की भी ज़रूरत होती है। रिचार्ज पिट हेतु स्थल का चयन इस प्रकार करना चाहिए कि न्यूनतम गहराई पर जमीन के नीचे बालू की परत मिल जाए। रिचार्ज पिट का व्यास जल संचयन क्षेत्र एवं रिसंतर पर निर्भर करता है। इसका मान 0.5 मीटर से 3 मीटर तक लिया जाता है। गड्ढे की खुदाई तब तक करनी चाहिए जब तक कि बालू की परत न मिल जाए। सामान्यतः ये रिचार्ज पिट की गहराई 2 से 2.5 मीटर तक रखी जाती है। खुदाई के बाद गड्ढे में सबसे पहले पत्थर की रोड़ी की एक परत 25 से 30 सेंटीमीटर मोटी बिछाई जाती है इसके ऊपर, तथा नीचे तार
या फाइबर की जाली बिछा देते हैं। फिर इसके ऊपर बालू की परत 25 से 30 सेंटीमीटर मोटी बिछाकर उसके ऊपर भी एक जाली बिछा देते हैं। अतः गड्ढे के चारों ओर चिनाई का घेरा बनाकर आरसीसी के ढक्कन से ढक देते हैं। रिचार्ज वेल बनाने हेतु गर्त की तली में पीवीसी पाइप तथा स्टेनर पाइप 100 mm से 150 mm तक माप के प्रयोग किए जाते हैं। इनकी कुल लंबाई 6 मीटर होती है। निम्न चित्रों को रिचार्ज पिट तथा इसमें दिखाया गया है, डिज़ाइन यहाँ पे दिखाई गई है उसकी। देखिए ये बोर होल है, आरसीसी कवर है और ये फिल्टर लगा हुआ है। ये यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है। देखिए ये बोर है, उसके ऊपर हमने एक ये किया है बर्तन। ये एक पिट है, ये दूसरा पिट है। इस पे हमने क्या करना है, कई लेयर्स में, एक तो यहाँ पे ग्रेवल डली हुई है, यहाँ पे पेबल डली हुई है, और फिर यहाँ से इसमें पानी आ रहा है। इसको हमने आरसीसी का एक ढक्कन तैयार कर लिया, कवर, इसको इससे कवर कर दिया। ये ग्राउंड लेवल है। ये सारी जो कंस्ट्रक्शन है वो अंडरग्राउंड है। ये यहाँ से पानी आने वाला है और जब ओवरफ्लो हो जाएगा तो इधर से निकल जाएगा और ये पानी इस तरह से ग्राउंड रिचार्ज होता रहता है। अब इसके नतीजे में जो पानी है वो इस तरह से रिसता हुआ ग्राउंड में जाता रहता है, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहता है। अब गाइस इस तरह से जो आज का यूनिट था ग्राउंड वाटर रिचार्ज, उसको ख़त्म किया और इस तरह से जो हमारा इरिगेशन का जो सिलेबस है इसमें मेरे ख्याल से इसमें लगभग ख़त्म ही हो गया है। एक यूनिट मेरे ख्याल से रह गई है, वो शायद मेंटेनेंस ऑफ कैनाल्स के बारे में है, उसको हम देख लेंगे। बाकी लगभग सिलेबस आपका इस तरह से पूरा हो गया है।